14 फरवरी प्यार की नहीं, शिकार की रात है। जिसे तुमने भुला दिया वो तुम्हें याद रखे हुए है। राख अभी ठंडी नहीं हुई और दिल अभी धड़क रहा है। आप देख रहे हैं स्कैरी विकेट। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। शहर के हर कोने में लाल रंग बिखरा हुआ था। दुकानों पर दिल के आकार के गुब्बारे, चॉकलेट के गिफ्ट बॉक्स और हर तरफ प्यार का शोर। लेकिन उसी शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसा घर था जहां प्यार की खुशबू नहीं, सिर्फ सड़न की बदबू रहती थी। उस घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं, दीवारों पर काई जमी थी और सबसे अजीब बात, हर साल 14 फरवरी की रात वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। आरव ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। वो एक प्रैक्टिकल लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ मनोरंजन लगती थीं। लेकिन इस बार वैलेंटाइन डे उसके लिए अलग था, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं था। उसकी जिंदगी में रिद्धिमा आई थी। रिद्धिमा, जिसकी हंसी में अजीब सी मासूमियत थी, जिसकी आंखों में गहराई इतनी थी कि कोई भी उसमें खो जाए। दोनों की मुलाकात कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। पहली नजर का प्यार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। 14 फरवरी की शाम आरव ने रिद्धिमा को उस पुराने इलाके में मिलने बुलाया। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। एक पुराना चर्च था वहां, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। आरव ने वहीं मोमबत्तियां जलाईं, लाल गुलाबों से रास्ता सजाया और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स हाथ में लेकर इंतजार करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद वो नर्वस है। प्यार का इजहार करने से पहले हर किसी को डर लगता है। फोन बजा। रिद्धिमा का कॉल था। आरव, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं चर्च में हूं, तुम आ रही हो ना? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उसने धीमे से कहा, आरव, मैं तो घर पर हूं, मैंने तो तुम्हें वहां बुलाया ही नहीं। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या? लेकिन मैसेज तो तुम्हारा था। फोन कट गया। ठंडी हवा अचानक और ठंडी हो गई। चर्च के अंदर लगी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक लड़की की धीमी सिसकियां गूंजने लगीं। तुमने मुझे भी ऐसे ही बुलाया था, आवाज फुसफुसाई। आरव का गला सूख गया। कौन कौन है वहां? अचानक उसके सामने एक लाल रंग की परछाई उभरी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी। एक लड़की, लाल ड्रेस में, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी तरह काली। उसके हाथ में भी एक गुलाब था, लेकिन उस गुलाब से खून टपक रहा था। वैलेंटाइन डे मेरा भी पसंदीदा दिन था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की उसके करीब आई। उसकी ठंडी उंगलियां आरव के गाल को छू गईं। तुम्हें पता है प्यार में धोखा देने की सजा क्या होती है? आरव को बुलाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी चर्च का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज हवा चलने लगी और अंदर दीवारों पर खून से लिखा दिखाई देने लगा, 14 फरवरी 2009। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों से काले आंसू बहने लगे। मैं भी किसी का वैलेंटाइन थी। अचानक उसके चेहरे की जली हुई त्वचा पिघलने लगी, जैसे मोमबत्ती पिघलती है। नीचे से सड़ा हुआ मांस दिखने लगा। कमरे में सड़न की बदबू फैल गई। उसने मुझे यहां बुलाया था, लाल गुलाब देकर वादा किया था, और फिर उसकी आवाज गूंजने लगी, मुझे जिंदा जला दिया। आरव के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। 14 फरवरी 2009। उसी दिन इस चर्च में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। लड़की अचानक आरव के बहुत करीब आ गई। उसकी काली आंखें आरव की आंखों में घुसती हुई सी लगी। हर साल मैं इंतजार करती हूं, किसी नए वादे का, किसी नए धोखे का। उसने गुलाब आरव के सीने पर रख दिया। गुलाब के कांटे उसके दिल के ऊपर चुभ गए। खून की एक पतली धारा बह निकली। अब तुम्हारी बारी है। अचानक चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खुला। वो बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा। चर्च पूरी तरह खाली था, जैसे वहां कोई था ही नहीं। सिर्फ फर्श पर एक जला हुआ गुलाब पड़ा था। आरव की सांसें तेज चल रही थीं। उसने तुरंत रिद्धिमा को कॉल किया। तुम ठीक हो ना? उसने घबरा कर पूछा। हाँ, लेकिन तुम इतनी देर से चुप क्यों थे? और तुम्हारी आवाज कांप क्यों रही है? आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नजर अपने सीने पर गई। जहां गुलाब रखा था, वहां अब भी कांटों के निशान थे।
और खून बह रहा था। दूर कहीं से फिर वही फुसफुसाहट आई, वादा मत तोड़ना, वरना अगली 14 फरवरी तुम्हारी आखिरी होगी। आरव ने कांपते हुए आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा लाल था, जैसे खून से रंगा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वो जो देख आया वो सपना था या हकीकत। लेकिन एक बात साफ थी, वैलेंटाइन डे अब उसके लिए सिर्फ प्यार का दिन नहीं रहा, ये एक शाप था। और ये तो बस शुरुआत थी। आरव सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। चांद अब भी लाल था, हवा में अजीब सी गंध खुली हुई थी, जले हुए मांस और पुराने गुलाबों की मिली जुली बदबू। उसने दोबारा अपने सीने को छुआ। कांटों के निशान सच थे, खून सच था। मतलब जो कुछ उसने चर्च के अंदर देखा वो भी सच था। फोन अब भी उसके हाथ में था। रिधिमा की आवाज दूसरी तरफ से आ रही थी। आरव, तुम बोल क्यों नहीं रहे? डरा रहे हो क्या? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस घर जा रहा हूं, कल मिलते हैं। उसने कॉल काट दिया। वो रिधिमा को अभी कुछ नहीं बताना चाहता था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे, ठीक उसके कदमों की लय में। वो रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पलट कर देखा, खाली सड़क, लेकिन स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई दी, लंबी, टूटी हुई और बाल हवा में उड़ते हुए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तेज चलने लगा। आवाज भी तेज हो गई। अब उसे साफ सुनाई दे रहा था, नंगे पैरों की खुरदरी आवाज, जैसे कोई जली हुई त्वचा जमीन पर रगड़ रहा हो। अचानक उसका फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर रिधिमा का नाम नहीं था, सिर्फ एक अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर वही जानी पहचानी फुसफुसाहट, वादा मत तोड़ना। आरव ने घबराकर फोन गिरा दिया। फोन जमीन पर गिरते ही स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक फोटो दिखाई दी, वही चर्च, वही लाल ड्रेस वाली लड़की, और उसके बगल में आरव खुद खड़ा था। लेकिन वो तस्वीर अभी की नहीं थी। उसमें आरव के चेहरे पर जली हुई त्वचा थी, आंखें काली थीं और उसके हाथ में एक गुलाब था जिससे खून टपक रहा था। आरव की सांस अटक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। उसने धीरे से सिर घुमाया। वही लड़की। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा सड़ा हुआ था। आंखों के नीचे से काला खून बह रहा था। तुम भाग नहीं सकते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव पूरी ताकत से भागा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दौड़ना, सिर्फ बचना। आखिरकार वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। सांसें बेकाबू थीं। उसने कमरे की सारी लाइटें जला दीं। दीवारों को देखा, सब सामान्य था। उसने खुद को आईने में देखा, वो सामान्य दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आईने से नजर हटाई, आईने में उसका प्रतिबिंब वहीं खड़ा रहा। आरव जम गया। आईने वाला आरव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी त्वचा पिघलने लगी, आंखें काली हो गईं और उसने अपने प्रतिबिंब के जरिए फुसफुसाया, अब तुम मेरे हो। आईना अचानक टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। आरव पीछे हट गया। उसके कानों में चर्च की घंटी की आवाज गूंजने लगी। वो जमीन पर बैठ गया। क्यों? मैंने क्या किया है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय उसका फोन फिर बजा। इस बार सच में रिद्धिमा का कॉल था। आरव, तुम ठीक हो ना? मुझे अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आरव का दिल डूब गया। दरवाजा बंद कर लो, किसी को मत खोलना, मैं अभी आता हूं। वो बिना कुछ सोचे घर से निकल पड़ा। उसे समझ आ गया था ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा। वो लड़की, वो आत्मा रिद्धिमा तक पहुंच रही थी। और अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली 14 फरवरी से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ था। वो आरव सड़क पर दौड़ रहा था और हर स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे लग रहा था जैसे उसकी परछाई उससे अलग होकर पीछे छूट रही हो, लेकिन फिर अगली लाइट के नीचे दोबारा जुड़ जाती हो, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके अस्तित्व से खेल रही हो। उसका दिमाग सुन्न था, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही डर था, रिद्धिमा। अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से रिद्धिमा के घर की तरफ निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो, उसके कंधे के पास झुककर सांस ले रहा हो, गर्म और सड़ी हुई सांस।
उसने रियर व्यू मिरर में देखा। एक पल के लिए उसे लगा पीछे लाल ड्रेस की झलक दिखी, लेकिन अगली ही सेकंड मिरर में सिर्फ खाली सड़क थी। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन उसने देखने की हिम्मत नहीं की। लगभग 15 मिनट बाद वो रिद्धिमा के घर पहुंचा। गेट खुला हुआ था। ये देखकर उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो अंदर भागा। दरवाजा आधा खुला था। घर के अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन अजीब सी खामोशी थी। उसने धीरे से आवाज दी, रिद्धिमा। कोई जवाब नहीं। उसने अंदर कदम रखा, तभी उसे फर्श पर कुछ लाल रंग का दिखाई दिया। उसका दिल बैठ गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वो खून नहीं था, लाल गुलाब की पंखुड़ियां थीं, पूरे हॉल में बिखरी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर सजावट की हो। दीवार पर दिल का निशान बना था, लेकिन वो गुलाब की पंखुड़ियों से नहीं, बल्कि गीले लाल दाग से बना था, जो नीचे की ओर बह रहा था। तभी ऊपर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। आरव सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती और हर चरमराहट के साथ उसे चर्च की घंटी की गूंज सुनाई देती। वो ऊपर पहुंचा तो रिद्धिमा का कमरा खुला था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांद की लाल रोशनी कमरे को भयानक बना रही थी। बिस्तर पर रिद्धिमा बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे किसी अनदेखी लोरी पर झूल रही हो। आरव ने राहत की सांस ली। रिद्धिमा, तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। रिद्धिमा ने सिर उठाया। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन उनमें एक अजीब खालीपन था। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे वहां क्यों बुलाया? आरव का गला सूख गया। मैंने तुम्हें नहीं। पहले सामान्य, फिर भारी, फिर किसी और की आवाज में बदल गई। वही जानी पहचानी फुसफुसाहट। तुम्हें लगा तुम अकेले चुने गए हो आरव? पीछे हट गया। रिद्धिमा खड़ी हो गई। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे उसके जोड़ ठीक से काम नहीं कर रहे हों। वो आगे बढ़ी और बोली, उसने भी यही कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने भी लाल गुलाब दिए थे। उसने भी वादा किया था। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? रिद्धिमा की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उसके होंठ फटने लगे और अंदर से जली हुई त्वचा झलकने लगी। मैं अधूरा वादा हूं, मैं इंतजार हूं, मैं वो चीख हूं जिसे किसी ने नहीं सुना। और अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़की अपने आप बंद हो गई। पर्दे हवा में उड़ने लगे, जबकि हवा थी ही नहीं। रिद्धिमा ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली हो गईं और दीवार पर खुद ब खुद खून से लिखने लगीं। 14 फरवरी 2009, लव इज अ लाई। आरव चिल्लाया, रिद्धिमा खुद को संभालो, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे में दब गई। रिद्धिमा अचानक हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गई। उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक कोण पर मुड़ गई और उसने सीधा आरव की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने वादा तोड़ा तो अगली बार मैं उसके अंदर नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगी। और तभी आरव के दिमाग में एक अजीब सी छवि चमकी। उसने खुद को उसी चर्च में देखा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने कोई लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। आग की लपटें उठी, चीख गूंजी और वो लड़की जलती रही, जबकि वो खड़ा देखता रहा। आरव जोर से चीखा और दृश्य टूट गया। रिद्धिमा जमीन पर गिर गई, जैसे कोई डोर कट गई हो। वो बेहोश थी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बहुत धीमी। आरव ने उसे उठाया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अपने हाथ गर्म हो रहे हैं। उसने नीचे देखा। उसकी हथेलियों पर छाले उभर रहे थे, जैसे उसने अभी अभी आग को छुआ हो। कमरे के कोने से धीमी आवाज आई, खेल अभी शुरू हुआ है। आरव ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन अब कमरा सामान्य था। दीवार साफ थी, फर्श पर कोई पंखुड़ियां नहीं थी। सब कुछ सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके हाथों के छाले सच थे और रिद्धिमा की धड़कन अनियमित थी। उसने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे फर्श पर एक चीज दिखी। एक पुरानी आधी जली डायरी, जिस पर लिखा था, माई वैलेंटाइन 2009। उसका दिल रुक सा गया। उसने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, अनन्या, और नीचे एक वाक्य, अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं हर साल लौटूंगी और अपना वादा पूरा करूंगी। आरव की उंगलियां कांपने लगीं। क्या ये सब उससे जुड़ा है या किसी और से? लेकिन अगर किसी और से है तो उसे ही क्यों चुना गया? तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुला और उस पर नया खून से लिखा नाम उभर आया, आरव। उसका दिमाग घूम गया और कमरे में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम भाग नहीं सकते। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने डायरी को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसी में इस शाप का जवाब छिपा हो। रिद्धिमा अब भी बेहोश थी। उसकी सांसें कभी तेज होती, कभी धीमी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके भीतर आ जा रही हो।
आरव ने उसे गोद में उठाया और सीढ़ियां उतरने लगा। तभी घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ डायरी के पन्नों से हल्की लाल चमक निकलने लगी, जैसे शब्द खुद जल रहे हों। उसने नीचे पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। बाहर से जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी और घसीटती हुई। उसने मुड़कर देखा, हॉल के बीचों बीच एक काली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी। वही लाल ड्रेस, वही जली हुई त्वचा, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा पिघला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उन गड्ढों से धुआं निकल रहा था। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बोली, अस्पताल ले जाओगे उसे? क्या वहां सच मिल जाएगा? आरव ने हिम्मत झुकाकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परछाई हंसी। उसकी हंसी में आग की चटक थी। तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारा खून, तुम्हारे खून ने मुझे जलाया है। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। तभी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और शब्द उभरने लगे। 14 फरवरी 2009, अनन्या और अर्जुन चर्च में मिले। अर्जुन ने प्यार का वादा किया, लेकिन उसी रात सच सामने आया। अर्जुन पहले से शादीशुदा था। अनन्या ने विरोध किया तो उसने उसे चुप कराने की कोशिश की। लड़ाई हुई, पेट्रोल गिरा, आग लगी, लेकिन किसी ने सच नहीं जाना, क्योंकि अर्जुन के पिता ने सब दबा दिया। आरव की सांस रुक गई। अर्जुन उसका पिता था, उसका अपना पिता। उसने कभी इस घटना के बारे में नहीं सुना था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि उस चर्च में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, पर डायरी की लिखावट चीख रही थी कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। परछाई आगे बढ़ी। तुम्हारे पिता ने मुझे जलाया और तुम उसी खून के वारिस हो। हर साल मैं इंतजार करती हूँ उस खून के किसी वारिस का जो प्यार का वादा करे, ताकि मैं उसे वही दर्द महसूस करा सकूं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी अपने पिता को ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी यादों में अचानक कुछ धुंधले दृश्य चमके। बचपन में उसने अपने पिता के हाथों पर पुराने जलने के निशान देखे थे। जब उसने पूछा था तो उन्होंने कहा था रसोई की दुर्घटना है, पर अब हर चीज जुड़ती जा रही थी। रिद्धिमा अचानक उसकी बाहों में तड़पने लगी। उसकी आंखें खुली, लेकिन इस बार उनमें अनन्या की परछाई थी। उसने धीमे से कहा, उसे दर्द महसूस कराओ जैसे मुझे हुआ था। तभी आरव के हाथों के छाले फूटने लगे, जैसे भीतर से आग निकल रही हो। उसे लगा जैसे उसकी नसों में पेट्रोल दौड़ रहा हो। परछाई ने अपना हाथ उठाया और कमरे की दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं। पूरा हॉल जलने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ आरव को छू रही थी। उसे जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी त्वचा पूरी तरह नहीं जल रही थी, मानो उसे धीरे धीरे वही यातना दी जा रही हो जो अनन्या ने सही थी। वो चीखा, लेकिन भागा नहीं। उसने रिद्धिमा को जमीन पर लिटाया और जोर से कहा, अगर मेरे पिता ने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो मैं सच सामने लाऊंगा, मैं सब मानूंगा, लेकिन रिद्धिमा को छोड़ दो। परछाई ठिठकी। उसकी काली आंखों के गड्ढों में हल्की लाल चमक उभरी। सच सामने लाओगे? उसने फुसफुसाया। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, आरव चिल्लाया। मैं अपने पिता से पूछूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं चर्च की फाइलें खोलूंगा, बस उसे छोड़ दो। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर आग अचानक गायब हो गई। लाइटें जल उठी, घर सामान्य हो गया। रिद्धिमा बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें अब स्थिर थीं। परछाई धुएं में बदलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, 3 दिन, तुम्हारे पास 3 दिन। 3 दिन में सच नहीं लाए तो अगली 14 फरवरी से पहले ही तुम्हारी प्रेमिका की राख मेरे साथ होगी। और धुआं गायब हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन अब उसके पास जवाब था। ये शाप यूं ही नहीं टूटेगा। उसे अपने पिता का सामना करना होगा। उसे उस चर्च के सच को उजागर करना होगा। लेकिन उसके मन में एक और डर था। अगर उसके पिता ने सच में ये किया है तो क्या वो अपने ही खून के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? और अगर नहीं खड़ा हुआ तो क्या रिद्धिमा की मौत का दोषी वही होगा? तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर खुद ब खुद एक नई लाइन उभरी, खेल अभी शुरू हुआ है वारिस। और पन्ना खुद जलकर राख हो गया। रिद्धिमा को होश आया तो उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन वो सामान्य लग रही थी। उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा है, जैसे कोई और उसकी सांसें इस्तेमाल कर रहा हो। आरव ने उसे कुछ नहीं बताया। उसने झूठ कहा कि शायद उसे पैनिक अटैक आया था, लेकिन उसके अपने हाथों के छाले अब काले पड़ चुके थे, जैसे पुरानी जलन के निशान हों। और हर कुछ मिनट बाद उसे अपनी नसों में हल्की गर्मी महसूस होती, जैसे आग अब भी उसके भीतर जिंदा हो। 3 दिन उसके पास थे और पहला दिन लगभग खत्म हो चुका था। वो सीधे अपने पिता के घर पहुंचा। उसके पिता अर्जुन बरामदे में बैठे थे
उम्र ने उनके बाल सफ़ेद कर दिए थे, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था, जैसे कोई राज बरसों से तबाह हो। आरव ने बिना भूमिका के पूछा, 14 फरवरी 2009 को चर्च में क्या हुआ था? अर्जुन का चेहरा एक पल को चम गया, फिर उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश की। मैंने तुम्हें बताया था एक लड़की ने आत्महत्या की थी। आरव ने डायरी का जला हुआ कवर उनके सामने फेंका, जिस पर अब भी माई वैलेंटाइन 2009 की आधी लिखावट बची थी। अर्जुन के हाथ कांप गए। ये तुम्हें कहां मिला? आरव की आवाज टूट रही थी। सच बताइए, क्या आपने उसे जलाया था? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर अर्जुन ने धीमे से कहा, बात वैसी नहीं थी जैसे दिखती है। आरव चीखा, तो कैसी थी? अर्जुन की आंखों में डर उतर आया। वो लड़की अनन्या मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने कहा था कि अगर मैं उसे नहीं अपनाऊंगा तो वो सबको बता देगी कि मेरा परिवार है, मेरा करियर खत्म हो जाता। मैं घबरा गया था उस रात। हम चर्च में मिले, बात बढ़ी, उसने पेट्रोल की बोतल उठाई मुझे डराने के लिए, लेकिन छीना झपटी में बोतल गिर गई, आग लग गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी और मैं भाग गया। आरव को लगा जैसे जमीन फट गई हो। आप उसे छोड़कर भाग गए? अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। मैं डर गया था। मेरे पिता ने पुलिस को पैसे देकर मामला दबा दिया, आत्महत्या बता दिया। लेकिन मैं हर साल उस दिन सो नहीं पाता। मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। आरव के कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, झूठ, अधूरा सच भी झूठ होता है। तभी कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने अपने सीने को पकड़ा जैसे जलन महसूस हो रही हो, और तभी उनके हाथों पर पुराने जलने के निशान चमकने लगे, जैसे ताज़ा आग फिर से भड़क उठी। आरव ने देखा दीवार पर धुएं से शब्द उभर रहे थे, उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे धक्का दिया। अर्जुन चीखे, नहीं ये सच नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी हथेलियों से धुआं उठने लगा और उन्हें लगा जैसे अदृश्य लपटें उन्हें घेर रही हों। वो जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, आग, आग, मुझे बचाओ। आरव ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी अपनी त्वचा पर वही जलन महसूस हुई। अनन्या की परछाई कमरे के कोने में उभरी। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, गुस्सा नहीं। उसने कहा, उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिरी, पेट्रोल मुझ पर गिरा और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि मैं बाहर ना सकूं। अर्जुन रोने लगे। मैंने सोचा था तुम मर चुकी थी, मैं डर गया था। आरव का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बदलाव शुरू हो चुका था। उसे अपने पिता के शब्दों से ज्यादा अनन्या की चीख सच लग रही थी। तभी अर्जुन की चीख अचानक रुक गई। उनका शरीर ठंडा पड़ गया, उनकी आंखें खुली रह गईं और कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने उनका नब्ज टटोला। वो खत्म हो चुके थे। बिना किसी दिखाई देने वाली आग के उनके शरीर से जले हुए मांस की गंध आ रही थी। अनन्या की परछाई धीरे धीरे आरव के पास आई और उसने कहा, एक सच सामने आ गया, लेकिन पूरा सच अभी बाकी है। तुम्हारे पिता का डर खत्म हुआ, लेकिन मेरा दर्द नहीं। अब तुम्हें वो करना होगा जो उसने नहीं किया था। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या? अनन्या की आवाज गहरी हो गई। चर्च के तहखाने में मेरा अधूरा हिस्सा भी बंद है, जहां उसने दरवाजा बंद किया था। उसे खोलो, मेरी राख को बाहर लाओ और दुनिया को बताओ कि मैं आत्महत्या नहीं, हत्या थी। तभी ये आग शांत होगी, वरना अगली बार सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं जलेंगे। और उसकी काली आंखें एक पल को लाल चमकी और वो गायब हो गई। कमरे में सिर्फ अर्जुन की लाश थी और दीवार पर धुएं से लिखा था, 2 दिन बाकी हैं। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसका परिवार टूट चुका था, उसका प्यार खतरे में था और अब उसे उस चर्च में वापस जाना था जहां सब शुरू हुआ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि तहखाने का दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं है, वहां कुछ और भी बंद है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। अर्जुन की लाश के सामने बैठा आरव कुछ मिनट तक बिल्कुल हिल नहीं पाया। उसके कानों में सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कहीं बहुत गहराई में उसे आग की हल्की चटक सुनाई दे रही थी, जैसे लपटें अब भी बुझी नहीं हो। उसने कांपते हाथों से पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई, अर्जुन का शरीर अजीब तरह से ठंडा और सख्त हो चुका था। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक कहा, पर आरव जानता था कि यह सिर्फ हार्ट अटैक नहीं था, ये फैसला था, सजा थी और शायद शुरुआत भी। वो बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल गया, क्योंकि उसके पास समय कम था। दीवार पर लिखे शब्द 2 दिन बाकी हैं उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे।
रात गहराने लगी थी, लेकिन वो सीधे उस पुराने चर्च की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर उसे लगता रहा कि कोई उसके साथ बाइक पर बैठा है। कभी उसकी कमर के पास ठंडी उंगलियां महसूस होती, कभी कान के पास फुसफुसाहट। तुम सच सह पाओगे वारिस। चर्च अब पहले से ज्यादा वीरान लग रहा था। दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटकी थी, लेकिन जैसे ही आरव पास पहुंचा, जंजीर खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें राख की गंध थी। वो अंदर गया। इस बार मोमबत्तियां उसने नहीं जलाईं, फिर भी दीवारों पर टिमटिमाती लाल रोशनी फैल गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आग जलाई हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने वेदी के पीछे की दीवार देखी, जहां पहले खून से तारीख लिखी थी। अब वहां सिर्फ काली परत थी, लेकिन फर्श पर लकड़ी की पट्टियों के बीच हल्की दरार दिखाई दे रही थी। वही तहखाना होगा। उसने धीरे से लकड़ी हटाई। नीचे अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी निगलता जा रहा था। वो सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ तापमान बदल रहा था। ऊपर ठंड, नीचे अजीब सी गर्मी, जैसे धरती के भीतर आग सांस ले रही हो। नीचे पहुंचकर उसने चारों ओर रोशनी डाली। दीवारें काली थीं, जैसे कभी आग ने उन्हें चाटा हो, और एक कोने में लोहे का दरवाजा था जिस पर बाहर से भारी कुंडी लगी थी। उसका दिल बैठ गया। अनन्या ने सच कहा था, दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। उसने कुंडी को छुआ। वो ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, अचानक दरवाजे के भीतर से खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से लोहे को रगड़ रहा हो। आरव पीछे हट गया। आवाज बंद हुई, फिर भीतर से धीमी हंसी आई। तुम आ गए वारिस। उसने हिम्मत जुटाई और कुंडी खोल दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन जमीन पर राख का ढेर फैला हुआ था, और राख के बीच आधी जली लाल ड्रेस का टुकड़ा पड़ा था, जैसे समय ने उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया हो। वो आगे बढ़ा, तभी दरवाजा उसके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ 2 लाल बिंदु चमके। आंखें। अनन्या की आवाज हर तरफ से गूंज रही थी। यहां मैं चीखी थी, यहां मैंने दरवाजा पीटा था, यहां मैंने उसका नाम पुकारा था, लेकिन उसने बाहर से कुंडी कस दी थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने अंधेरे में कहा, मैं तुम्हारी राख बाहर ले जाऊंगा, मैं सच बताऊंगा। तभी अचानक जमीन हिली और राख हवा में उड़ने लगी। राख के कण उसके चेहरे से चिपकने लगे और उसे लगा जैसे वे उसकी त्वचा में घुस रहे हों। उसके हाथों के पुराने छाले फिर से जलने लगे और उसके सामने दृश्य उभरा। वही रात 2009। अनन्या दरवाजे पर पीट रही थी। अर्जुन बाहर खड़ा कांप रहा था, लेकिन फिर उसने सचमुच कुंडी कस दी और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डग से ज्यादा स्वार्थ था। वो भाग गया और अंदर आग भड़क उठी। आरव चीख पड़ा। दृश्य टूट गया, लेकिन अब वो समझ चुका था, सच्चाई अधूरी नहीं थी। उसके पिता ने उसे जानबूझकर बंद किया था। अनन्या की आवाज अब नरम थी, दर्द से भरी। तुमने सच देख लिया, अब मेरी राख बाहर ले जाओ, लेकिन याद रखना, राख के साथ कुछ और भी बंद है। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या? तभी राख पर ढेर अचानक उठने लगा और उससे एक काली आकृति बनने लगी, आग से भी गहरी छाया जो अनन्या से अलग थी। उसकी आंखें खाली थीं और आवाज भारी। ये दर्द का दूसरा रूप है, ये नफरत है जिसे उसने भीतर बंद कर दिया था। अगर ये बाहर आया तो सिर्फ सच काफी नहीं होगा। आरव समझ गया कि तहखाने में सिर्फ अनन्या की आत्मा नहीं, बल्कि उसका जलता हुआ क्रोध भी कैद है। उसने जल्दी से लाल ड्रेस का टुकड़ा और राख को अपने बैग में भरा। तभी काली आकृति उसकी ओर झपटी और उसकी बांह पकड़ ली। उसकी त्वचा जलने लगी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। दरवाजा खोलकर बाहर भागा। ऊपर आते ही चर्च की घंटी जोर से बजने लगी, जैसे कोई चेतावनी हो। वो बाहर गिर पड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से आखिरी फुसफुसाहट आई, एक दिन बाकी है वारिस, सच लाओ, वरना राख हवा नहीं बनेगी, आग बनेगी। आरव ने बैग को कसकर पकड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन अब उसके पास सबूत था। राख थी, ड्रेस थी और सच था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या यह सब अनन्या को मुक्त करेगा या उस काली आकृति को पूरी तरह आजाद कर देगा जो तहखाने में छिपी थी। और आसमान में चांद फिर से हल्का लाल होने लगा, जैसे समय तेजी से खत्म हो रहा हो। चर्च की सीढ़ियों पर गिरा हुआ आरव कुछ पल तक हिल नहीं पाया।
उसके कानों में घंटी की गूंज अब भी हथौड़े की तरह बज रही थी, लेकिन बैग के अंदर रखी राख हल्की हल्की गर्म हो रही थी, जैसे उसमें कोई धड़कन बाकी हो। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। लाल ड्रेस का जला हुआ टुकड़ा राख के ऊपर रखा था और राख के कण धीरे धीरे उस कपड़े से चिपककर जैसे कोई आकृति बना रहे थे। तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। बिना छुए कैमरा ऑन हो गया और स्क्रीन पर उसके पीछे चर्च का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर धुएं से शब्द बन रहे थे, आधा सच काफी नहीं है। आरव का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ राख बाहर लाना काफी नहीं होगा, उसे सार्वजनिक रूप से सच उजागर करना होगा, वरना वो काली आकृति जो तहखाने में बंद थी पूरी तरह मुक्त हो जाएगी और तब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं रहेगी, ये विनाश बन जाएगी। वो तेजी से घर लौटा। रास्ते भर उसे लगता रहा कि कोई बाइक के साथ साथ दौड़ रहा है, कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ, और जब उसने एक बार हिम्मत करके देखा तो सड़क पर उसकी बाइक के साथ साथ जलते पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई आग पर चल रहा हो। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। रिद्धिमा सो रही थी, लेकिन उसका चेहरा पीला था और उसके तकिए के पास लाल गुलाब रखा था, जबकि आरव ने वो गुलाब नहीं रखा था। उसने तुरंत गुलाब उठाया। कांटे उसकी उंगलियों में धंस गए और खून की एक बूंद राख पर गिर गई। बैग के अंदर की राख अचानक सुलग उठी। कमरे का तापमान बढ़ गया और हवा भारी हो गई। रिद्धिमा की आंखें झटके से खुली। इस बार उनमें आंसू थे, डर नहीं। उसने धीमे से कहा, वो पास है। आरव समझ गया, काली आकृति अब तहखाने में पूरी तरह बंद नहीं रही। उसने लैपटॉप खोला और 2009 की खबरें ढूंढने लगा। पुराने अखबारों की डिजिटल कॉपी में वही झूठ छपा था। चर्च में प्रेमिका की आत्महत्या। पुलिस ने केस बंद किया, कोई संदिग्ध नहीं। आरव के भीतर गुस्सा उभर आया। उसके पिता ने सिर्फ एक लड़की नहीं मारी थी, उन्होंने सच को भी मार दिया था। तभी कमरे की दीवार पर राख से एक और दृश्य उभरा। अनन्या की छवि सामने आई, लेकिन इस बार उसके पीछे वही काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और मुंह से धुआं निकल रहा था। अनन्या की आवाज कमजोर थी, मैं मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं, वो दर्द है जिसे वर्षों तक बंद रखा गया। अगर तुमने सच दुनिया के सामने नहीं रखा तो वो मुझे भी निगल जाएगा और तुम्हें भी। तभी काली आकृति ने फुसफुसाया, सच से ज्यादा लोग तमाशा चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो सब खोने के लिए? अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान। आरव का दिल कांप गया, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर इससे एक निर्दोष आत्मा को शांति मिलती है तो हाँ। तभी राख हवा में उठी और उसकी हथेली पर आकर जम गई, जैसे कोई मोहर हो। उसकी त्वचा पर जलता हुआ निशान बन गया। 14 फरवरी। वो दर्द से कराहा, लेकिन निशान स्थायी हो गया। रिद्धिमा ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन उसने कहा, समय बहुत कम है, कल आखिरी दिन है। अगर कल रात तक सच सामने नहीं आया तो वो पूरी तरह जाग जाएगा और तब उसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। आरव ने फैसला किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो पुलिस के सामने गवाही देगा, वो अपने पिता का नाम उजागर करेगा, चाहे उसकी खुद की छवि टूट जाए। लेकिन उसी क्षण कमरे की खिड़की अपने आप खुली। तेज हवा अंदर आई और मेज पर रखे सारे कागज उड़ गए। उनमें से एक कागज जमीन पर गिरा जिस पर राख से शब्द बने थे, सच बोलोगे तो खून गिरेगा। आरव ने खिड़की की ओर देखा। बाहर सड़क पर दूर खड़ा एक काला साया उसे देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैरों के नीचे की सड़क पिघल रही थी, जैसे डामर आग में बदल रहा हो। वो समझ गया, ये चेतावनी है। ये काली आकृति अब सिर्फ तहखाने की कैदी नहीं रही, वो उसके हर कदम पर नजर रख रही है। और अगर उसने सच बोलने की कोशिश की तो कीमत सिर्फ उसकी नहीं होगी, शायद रिद्धिमा भी खतरे में होगी। उसने पीछे मुड़कर रिद्धिमा को देखा। वो थकी हुई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर वैसी नहीं थी। उसकी परछाई के सिर पर आग की लपटें थीं और आंखें काली थीं। आरव के भीतर डर और दृढ़ता दोनों एक साथ उठे। कल वैलेंटाइन डे की रात होगी, आखिरी रात। फैसला होगा, क्या राख शांति बनेगी या आग। और तभी घड़ी की सुइयां सामान्य गति पर लौट आईं, लेकिन कमरे की हवा अब भी भारी थी, जैसे समय ने चेतावनी देकर खुद को पीछे खींच लिया हो। आरव ने तय कर लिया था कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसने उसी रात पुलिस कमिश्नर को मेल किया, पुराने अखबारों की कॉपी अटैच की, राख और ड्रेस के टुकड़े की तस्वीरें भेजी और लिखा कि 2009 का केस दोबारा खोला जाए। उसने अगले दिन प्रेस से बात करने का भी निश्चय किया, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया, बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिद्धिमा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, वो नाराज है। आरव ने महसूस किया कि उसकी हथेली पर बना 14 फेब का जला हुआ निशान फिर से तपने लगा। दीवारों पर दरारें उभारने लगीं और उन दरारों से धुआं निकलने लगा। धुएं में चेहरे बन रहे थे, रोते हुए, चीखते हुए, जैसे अनन्या की आखिरी सांसें अब भी उस आग में फंसी हों। तभी काली आकृति कमरे के बीचों बीच उभरी।
इस बार वो पहले से बड़ी थी, उसका आकार छत को छू रहा था और उसकी आवाज गहरी गूंज की तरह पूरे घर में फैल गई। तुम सच बोलोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें नहीं जलाऊंगा, मैं उसे भी जला दूंगा। उसने अपनी उंगली रिद्धिमा की ओर उठाई। रिद्धिमा का शरीर हवा में उठ गया, उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई और उसकी आंखें पल भर के लिए पूरी तरह काली हो गईं। आरव चीखा, उसे छोड़ दो, मैं जो चाहो करूंगा। काली आकृति हंसी, तुम सौदा करना चाहते हो वारिस? तुम्हारे पिता ने भी सौदा किया था, अपनी प्रतिष्ठा के बदले मेरी जान। आरव के भीतर अपराध बोध की लहर दौड़ी, लेकिन इस बार उसने डर के बजाय गुस्सा महसूस किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे पिता कायर थे, मैं नहीं हूं। सच सामने आएगा, चाहे तुम मुझे जला दो। अचानक राख का बैग अपने आप खुल गया, राख हवा में फैल गई और अनन्या की आकृति सामने आई। वो पहले से कमजोर लग रही थी, जैसे काली आकृति उसे भीतर से खा रही हो। उसने धीमे से कहा, डरो मत, उसे शक्ति हमारे डर से मिलती है। आरव ने रिद्धिमा की ओर देखा, उसकी सांसें टूट रही थी, उसकी त्वचा पर छोटे छोटे जलन के निशान उभरने लगे थे। समय तेजी से खत्म हो रहा था। उसने एक निर्णय लिया, वो भागेगा नहीं, वो छिपेगा नहीं, वो अभी लाइव जाएगा। उसने मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। कैमरा उसके चेहरे पर था, उसके पीछे हवा में तैरती राख और धुआं साफ दिख रहा था। उसने कांपती लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं आज 14 फरवरी 2009 के चर्च केस के बारे में सच बताने जा रहा हूं। उसने सब बताया, अपने पिता का नाम, अपनी आंखों से देखा दृश्य, तहखाने का दरवाजा, सब कुछ लाइव। सैकड़ों लोग जुड़ गए, कमेंट्स आने लगे। कुछ ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने पुरानी खबर याद की। तभी स्क्रीन अपने आप ग्लिच होने लगी। काली आकृति कैमरे के सामने आ गई, लेकिन लाइव देख रहे लोग उसे नहीं देख पा रहे थे, उन्हें सिर्फ धुआं दिख रहा था। आकृति गर्जी, बंद करो ये नाटक। आरव ने और जोर से कहा, यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी और मैं इसका गवाह हूं। उसने कैमरे के सामने राख और जली ड्रेस का टुकड़ा दिखाया। उसी पल कमरे में तेज धमाका हुआ, खिड़कियां टूट गईं, हवा तूफान की तरह अंदर घुसी। रिद्धिमा जमीन पर गिर पड़े, काली आकृति बौखला गई, उसकी आंखों की लाल चमक तेज हो गई। लेकिन जैसे जैसे लाइव में लोग बढ़ते गए और कमेंट्स में पुरानी फाइलें साझा होने लगी, पुलिस टैग होने लगी, वैसे वैसे आकृति का आकार सिकुड़ने लगा। अनन्या की आत्मा थोड़ी स्पष्ट होने लगी। उसने आरव की ओर देखा, उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी। लेकिन तभी अचानक लाइव बंद हो गया। फोन फटकर दीवार से टकराया और कमरे में सन्नाटा छा गया। काली आकृति पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, वो धुएं के गुबार में बदलकर छत से चिपक गई और फुसफुसाई, अभी एक रात बाकी है वारिस। अगर कल सूरज उगने से पहले मुझे पूर्ण शांति नहीं मिली तो मैं तुम्हारे प्यार को अपनी राख बना दूंगी और इस बार कोई लाइव तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राख धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। रिद्धिमा बेहोश थी लेकिन जिंदा। आरव ने उसे बाहों में लिया, उसकी हथेली का निशान अब और गहरा हो चुका था, जैसे आग भीतर स्थायी हो गई हो। बाहर आसमान में बादल घिराए थे और दूर कहीं चर्च की घंटी खुद ब खुद बज उठी। आखिरी रात शुरू हो चुकी थी। आखिरी रात शुरू हो चुकी थी और हवा में ऐसा तनाव था जैसे पूरा शहर किसी अनदेखी आपदा से पहले की चुप्पी में डूब गया हो। आरव ने रिद्धिमा को धीरे से सोफे पर लिटाया। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन हर सांस के साथ उसकी छाती से हल्की गर्म भाप निकल रही थी, जैसे भीतर कोई चिंगारी दबी हो। आरव की हथेली पर बना 14 FEB का निशान अब जलने के बजाय धड़क रहा था, जैसे दिल की दूसरी धड़कन उसी में बस गई हो। तभी उसका फोन, जो कुछ देर पहले दीवार से टकराकर टूटा था, अपने आप जल उठा। स्क्रीन आधी टूटी हुई थी, लेकिन उस पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था। पुलिस ने 2009 केस दोबारा खोलने की पुष्टि की है। आरव के भीतर एक हल्की राहत की लहर दौड़ी, लेकिन उसी क्षण कमरे का तापमान अचानक गिर गया और सांसों से धुआं निकलने लगा। काली आकृति छत से अलग होकर धीरे धीरे नीचे उतरी। इस बार उसका आकार स्थिर था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। उसकी आवाज अब पहले से शांत थी, जैसे तूफान से पहले की ठंडी हवा। तुमने दरवाजा खटखटाया है वारिस, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले बलि चाहिए। आरव ने दांत भींच लिए। कैसी बलि? आकृति की उंगली फिर रिद्धिमा की ओर उठी। उसका नाम तुम्हारे दिल में है, वही सबसे बड़ी आग है। अगर तुम उसे छोड़ दो, अगर तुम अपने प्रेम को त्याग दो, तो मैं राख बनकर शांत हो जाऊंगा। अनन्या की आत्मा राख के कणों से उभरी। उसकी आवाज कांप रही थी।
ये मत मानना, ये मेरी मुक्ति नहीं चाहता, ये अकेले जलना नहीं चाहता, ये साथ चलाना चाहता है। आरव का दिल फटने को था। वो रिद्धिमा के पास बैठ गया, उसके बालों को सहलाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पलकों के नीचे हल्की हरकत थी, जैसे वो भीतर कहीं लड़ रही हो। आरव ने धीरे से कहा, अगर मुझे खुद को सौंपना पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन उसे नहीं। काली आकृति मुस्कुराई। तुम्हें लगता है तुम्हारा त्याग काफी होगा? तुम्हारे पिता ने भी सोचा था कि एक जान काफी है, लेकिन दर्द गिनती नहीं समझता, वो फैलता है। तभी दीवारों पर आग की रेखाएं उभरने लगीं। पूरा कमरा धीरे धीरे तपने लगा। रिद्धिमा की त्वचा पर लाल निशान फैलने लगे, जैसे अदृश्य हाथ उसे छू रहे हों। आरव का दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसे याद आया, अनन्या ने कहा था कि उसे दुनिया को बताना होगा कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी। पुलिस ने केस खोला है, सच बाहर आ रहा है। शायद अंतिम कदम बाकी है। वो उठा और बोला, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो चलो वहीं चलते हैं जहां सब शुरू हुआ, चर्च में, वहीं जहां तुमने उसे बंद किया था, वहीं जहां दुनिया तुम्हारा नाम सुनेगी। काली आकृति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर वहां तुम्हारा दिल कांपा तो आग तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। आरव ने बिना झिझक कहा, मेरा दिल कांपेगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। उसी क्षण कमरे की आग बुझ गई। रिद्धिमा का शरीर धीरे से जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी सांसें सामान्य हो गईं। काली आकृति धुएं में बदलकर दरवाजे की ओर बढ़ी और फुसफुसाई, आधी रात चर्च में वारिस, वहीं फैसला होगा। अनन्या की आत्मा राख में सिमट गई और बैग के भीतर चली गई, जैसे आखिरी शक्ति बचा रही हो। आरव ने रिद्धिमा को उठाया। उसकी आंखें खुलीं। इस बार वो पूरी तरह होश में थी। उसने धीमे से पूछा, क्या आज आखिरी रात है? आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और प्रेम भी। उसने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इस बार हम भागेंगे नहीं। बाहर आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और दूर पुराने चर्च की परछाई अंधेरे में उभर आई, जैसे वो खुद इंतजार कर रहा हो। आरव ने अपनी हथेली का जलता निशान देखा। वो अब हल्का नहीं हुआ था, बल्कि और स्पष्ट हो गया था, जैसे कोई मुहर लग चुकी हो। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये शाप आज खत्म नहीं हुआ तो शायद कल सूरज किसी और के लिए उगेगा, लेकिन उसके लिए नहीं। और वो रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उस चर्च की ओर बढ़ गया, जहां प्यार ने पहली बार वादा किया था और जहां आग ने उसे धोखा दिया था। रात गहरी होती जा रही थी और घड़ी की सुइयां आधी रात के और करीब सड़क रही थीं। आधी रात के कुछ ही मिनट बाकी थे जब आरव और रिद्धिमा चर्च के सामने खड़े थे। आसमान काला था, लेकिन बादलों के बीच से लाल चांद झांक रहा था, जैसे कोई घायल आंख सब देख रही हो। चर्च का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर वेदी के पास हल्की लाल रोशनी जल रही थी, जैसे राख अब भी सांस ले रही हो। आरव ने रिद्धिमा का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी हथेली पर बना 14 FEB का निशान तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसे अपनी नसों में आग दौड़ती महसूस हो रही थी। वे दोनों अंदर बढ़े और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, चर्च की घंटी अपने आप बज उठी। आवाज इतनी तीखी थी कि दीवारों की पुरानी पपड़ी झरने लगी। तभी वेदी के सामने राख का गुबार उठा और अनन्या की आकृति उभरी। वो अब पहले से ज्यादा स्पष्ट थी, लेकिन उसके पीछे वही काली आकृति खड़ी थी, जैसे उसकी परछाई बन चुकी हो। अनन्या की आवाज कांपी, आज फैसला होगा, या तो मैं शांति बनूंगी या ये आग बन जाएगा जो सबको निगल लेगा। काली आकृति आगे बढ़ी। उसकी आंखों में खालीपन था, दर्द था और एक अजीब भूख थी। उसने कहा, वारिस, तुम्हारे खून ने मुझे जन्म दिया, तुम्हारा निर्णय मुझे आकार देगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसने जेब से फोन निकाला, इस बार लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग चालू की और वेदी के सामने खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अर्जुन का बेटा आरव स्वीकार करता हूं कि 14 फरवरी 2009 को अनन्या की हत्या हुई थी और मेरे पिता ने उसे छुपाया। मैं ये सच सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं और न्याय की मांग करता हूं। उसकी आवाज चर्च की दीवारों से टकराकर गूंजी, जैसे वर्षों से बंद चीखों को रास्ता मिल गया हो। उसी क्षण राख हवा में उठी और काली आकृति बेकाबू होकर गरज उठी। सच शब्द है, दर्द आग है, शब्द आग को नहीं रोकते। आरव ने आंखें बंद की और कहा, अगर दर्द को खत्म करने के लिए किसी वारिस की जरूरत है तो वो मैं हूं, मुझे ले लो, लेकिन उसे नहीं। उसने रिद्धिमा की ओर इशारा किया। रिद्धिमा चीखी नहीं, उसने बस आंसू भरी आंखों से उसे देखा और सिर हिलाया, जैसे उसके निर्णय को स्वीकार कर रही हो। काली आकृति अचानक उसके चारों ओर लिपट गई। आग की लपटें नहीं, बल्कि काले धुएं की बेलें उसकी त्वचा में घुसने लगीं। उसकी हथेली का निशान जलने लगा और उसकी छाती से धुआं उठने लगा।
अनन्या की आत्मा चिल्लाई, नहीं, ये बदला नहीं, ये फिर से वही अन्याय होगा। लेकिन काली आकृति ने कहा, दर्द संतुलन चाहता है। तभी चर्च की दीवारों पर दरारें फैल गईं, छत से लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे और हवा में राख का तूफान उठ गया। आरव घुटनों के बल गिर गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें कोई खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने 2009 का दृश्य फिर उभरा, लेकिन इस बार उसने अपने पिता को दरवाजा बंद करते हुए नहीं, बल्कि एक और पल देखा जो पहले नहीं दिखा था। अनन्या ने आखिरी क्षण में उसका नाम नहीं, बल्कि मदद के लिए भगवान को पुकारा था। और उस पुकार में सिर्फ डर नहीं, बल्कि जीने की इच्छा थी। आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम दर्द नहीं हो, तुम उसकी आखिरी सांस की परछाई हो, और परछाई असली नहीं होती। उसी पल उसकी हथेली का निशान चमका और लाल रोशनी पूरे चर्च में फैल गई। राख का तूफान थम गया। काली आकृति पीछे हटने लगी, जैसे उसे पहली बार चोट लगी हो। अनन्या की आत्मा आगे बढ़ी। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद वारिस, तुमने भागने के बजाय स्वीकार किया। यही वो दरवाज़ा था जो बंद था। तभी चर्च की घंटी एक आखिरी बार बजी और लाल चांद बादलों के पीछे छिप गया। काली आकृति राख में टूटने लगी, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। वो धुएं की पतली रेखा बनकर अनन्या की आत्मा में समा गई, जैसे उसका दर्द अंततः उसी में लौट आया। अनन्या की आकृति हल्की होती गई। उसकी जली हुई त्वचा साफ होने लगी। उसकी आंखों का काला अंधेरा मिट गया और वो पहली बार शांत दिखी। उसने फुसफुसाया, मेरी कहानी अब राख नहीं रहेगी, वो सच बनेगी। और धीरे धीरे वो हवा में घुल गई। चर्च का अंधेरा सामान्य हो गया। आग की गंध मिट गई और दरारें थम गई। आरव जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। रिद्धिमा उसके पास दौड़ी। उसने उसे उठाया। उसकी हथेली का निशान अब ठंडा था, लेकिन मिटा नहीं था। वो हल्का सफ़ेद निशान बन चुका था, जैसे कोई याद जो कभी पूरी तरह नहीं जाएगी। बाहर आसमान में हल्की सुबह की रेखा उभर रही थी, लेकिन जैसे ही वे चर्च से बाहर निकले, दूर कहीं से फिर बहुत हल्की फुसफुसाहट आई। खेल खत्म नहीं हुआ वारिस। और आरव ने पीछे मुड़कर देखा। चर्च की सबसे ऊंची खिड़की में एक क्षण के लिए 2 लाल बिंदु चमके और फिर गायब हो गए। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या सच में आग बुझी थी या उसने बस नया रूप ले लिया था? घड़ी ने 12:01 दिखाया और वैलेंटाइन डे आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। वैलेंटाइन डे की सुबह उग चुकी थी, लेकिन आरव के भीतर कोई सुबह नहीं हुई थी। चर्च से बाहर निकलते समय जो हल्की फुसफुसाहट आई थी, वो उसके कानों से चिपक गई थी। खेल खत्म नहीं हुआ वारिस। वो जानता था कि अनन्या की आत्मा शांत हुई है, लेकिन वो काली आकृति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। वो दर्द का रूप थी, और दर्द सिर्फ स्वीकार करने से मिटता नहीं, वो किसी नए दिल में घर खोज लेता है। पुलिस ने उसी दिन चर्च को सील कर दिया। मीडिया में खबर फैल गई। अर्जुन का नाम सामने आया। पुरानी फाइलें खुली। लोग सोशल मीडिया पर बहस करने लगे। कुछ ने आरव को साहसी कहा, कुछ ने उसे पिता की बदनामी करने वाला बेटा। लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रिद्धिमा थी, जो अब सामान्य दिख रही थी, लेकिन कभी कभी उसकी परछाई अब भी दीवार पर हल्की कांप जाती थी, जैसे आग की लपट भीतर कहीं सो रही हो। रात को जब वे घर लौटे तो पहली बार सन्नाटा सामान्य लगा। न धुआं, न आवाज, न जलन। आरव ने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन आधी रात के करीब उसकी हथेली का सफेद निशान फिर हल्का गर्म होने लगा। उसने घबरा कर देखा। निशान के किनारों पर काले धब्बे उभर रहे थे, जैसे भीतर से कुछ रेंग रहा हो। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस क्षण काली आकृति राख में टूटी थी, उसी क्षण उसका एक हिस्सा उसके भीतर समा गया था। वो पूरी तरह बाहर नहीं गई थी। उसने बस नया घर चुन लिया था, और वो घर था वारिस का दिल। अगले दिन आरव ने खुद को अजीब महसूस किया। उसे कभी अचानक गुस्सा आता, कभी अचानक ठंड लगती, कभी दिमाग में अनन्या की चीख गूंजती। लेकिन उसके साथ एक और आवाज भी थी जो उसकी नहीं थी। वो आवाज कहती, दर्द को खत्म मत करो, उसे जिंदा रखो, क्योंकि दर्द से ही पहचान है। उसने आईने में खुद को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्की लाल चमक उभरी और गायब हो गई। वो समझ गया, ये अंत नहीं बल्कि विरासत है। उसने दर्द को स्वीकार किया था, और उसी स्वीकार ने उसे माध्यम बना दिया था। शाम को वो और रिद्धिमा फिर उसी चर्च के बाहर गए। पुलिस की पीली टेप लगी थी, लेकिन भीतर से अब कोई धुआं नहीं उठ रहा था। रिद्धिमा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सब खत्म हो गया ना? आरव ने उसकी ओर देखा। उसके होंठ मुस्कुराए, लेकिन आंखों में थकान थी। शायद उसने सच नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि रिद्धिमा फिर डर में जिए। उसी रात उसे सपना आया। वो फिर तहखाने में खड़ा था, लेकिन इस बार दरवाजा खुला था। राख नहीं थी, सिर्फ एक आईना था, और आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि काली आकृति खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे मिटाया नहीं, तुमने मुझे दिशा दी है। अब मैं बिना आग के भी जल सकता हूं। आरव की नींद टूट गई। उसकी सांसें तेज थीं।
उसने देखा उसकी हथेली का निशान अब पूरी तरह काला हो चुका था और उस पर एक नई तारीख उभर रही थी, 14 फेब 2026। उसने घड़ी देखी, 13 फरवरी की याद थी, यानी 1 साल पूरा होने वाला था। उसे समझ आया, दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो रूप बदलता है और लौट आता है। शायद अनन्या की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन उसकी नफरत की चिंगारी अब उसके भीतर धड़क रही थी। वो डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने तय किया, अगर ये विरासत है तो वो इसे नियंत्रित करेगा, वो इसे किसी और की जान नहीं लेने देगा। लेकिन क्या हर आग काबू में रह सकती है जब दिल ही उसका घर बन जाए? 14 फरवरी 2026 की रात वही लाल चांद फिर आसमान में था। आरव पूरे साल उस निशान के साथ जीता रहा। उसने खुद को संभाले रखा, कभी किसी पर गुस्सा नहीं उतारा, कभी अपने भीतर की आवाज को बाहर नहीं आने दिया। लेकिन आज रात वो आवाज बहुत स्पष्ट थी। वो कह रही थी, 1 साल पूरा हुआ, संतुलन बाकी है। रिद्धिमा ने उसे सरप्राइज देने के लिए उसी पुराने चर्च के पास बुलाया। उसने सोचा शायद ये जगह अब डर की नहीं बल्कि जीत की याद बनेगी। आरव वहां पहले पहुंच गया। चर्च अब आधा टूटा हुआ था, लेकिन दरवाजा खुला था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। वो अंदर गया और वेदी के सामने खड़ा हो गया। उसकी हथेली जलने लगी और उसकी आंखों के सामने धुआं उठने लगा। उसी धुएं से काली आकृति फिर उभरी, लेकिन इस बार वो अलग थी। उसका चेहरा आरव जैसा था। उसने कहा, तुमने मुझे साल भर दबा कर रखा, लेकिन दर्द भूखा रहता है। आरव ने दांत भींच लिए, मैं तुम्हें किसी और को नहीं लेने दूंगा। तभी पीछे से रिद्धिमा की आवाज आई, आरव। वो मुस्कुरा रही थी, हाथ में लाल गुलाब था, वही दृश्य जो सबकी शुरुआत था। आरव का दिल टूटने लगा। उसे समझ आया, संतुलन की कीमत वही है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। काली आकृति ने फुसफुसाया, 1 जान के बदले 1 जान, यही नियम है। तुम अपने पिता के अपराध का बोझ लिए जी रहे हो, उसे खत्म करो और मुक्त हो जाओ। आरव की आंखों में आंसू भर आए। उसने रिद्धिमा की ओर देखा। वो कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। आरव ने धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा है? रिद्धिमा ने सिर हिलाया, हाँ, हमेशा। उसी पल आरव ने वेदी पर रखी पुरानी मोमबत्ती उठाई, आग जलाई और अपनी हथेली उस पर रख दी। लपटें तेज हुईं, उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर संतुलन चाहिए तो मेरी पूरी जान ले लो, लेकिन किसी और को मत छूना। चर्च की दीवारों में दरारें फैल गई। काली आकृति तड़पने लगी, जैसे उसका घर चल रहा हो, क्योंकि उसका घर अब आरव का दिल था। आग उसकी हथेली से फैलकर पूरे शरीर में दौड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने आंखें बंद कर ली। रिद्धिमा चीखी और उसकी ओर दौड़ी, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। काली आकृति चिल्लाई, ये नियम नहीं है, संतुलन साझा होता है। आरव ने आखिरी बार कहा, नहीं, आज से दर्द यहीं खत्म होगा। और उसी क्षण आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया। चर्च के भीतर तेज प्रकाश फैला और फिर सब शांत हो गया। जब रोशनी बुझी तो वेदी के सामने सिर्फ राख का छोटा सा ढेर था और जमीन पर पड़ा लाल गुलाब जो अब काला हो चुका था। काली आकृति गायब थी। चर्च में कोई फुसफुसाहट नहीं थी। रिद्धिमा जमीन पर गिरकर रो रही थी, लेकिन हवा स्थिर थी, पहली बार सच में स्थिर। कुछ दिनों बाद खबर आई कि पुराने चर्च की इमारत गिर गई। अंदर किसी के होने का सबूत नहीं मिला। आरव आधिकारिक रूप से लापता घोषित हुआ, लेकिन उस रात के बाद कभी किसी ने वहां से रोने की आवाज नहीं सुनी। हर वैलेंटाइन डे लोग प्यार का जश्न मनाते हैं, लेकिन उस शहर में एक लड़की हर साल चर्च के खंडहर के पास एक काला गुलाब रखती है, क्योंकि उसने सीखा कि कुछ प्यार सिर्फ पाने के लिए नहीं होते, कुछ प्यार जलकर दूसरों को बचाने के लिए जन्म लेते हैं। और कभी-कभी सबसे बड़ा ट्रैजिक सच यही होता है कि दर्द खत्म करने के लिए किसी को खुद आग बनना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्कैरी विकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।